मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, दक्षिण भारत के जो राजवंश है, हमने कुछ राजवंश तो पढ़ लिए थे। बाकी हमारे जो इम्पोर्टेंट राजवंश है जो दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे चोल हो गए है ना, चोल हो गए, चेर हो गए और पांड्य है ना। तो ये तीनों जो राजवंश है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और पहला भी हम पढ़ लेंगे है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और संगम वंश है ना। तो हमारी ये 3-4 टॉपिक और बचे, उसके बाद हमारा मध्यकालीन इतिहास है वो हम स्टार्ट कर देंगे है ना। तो ये हमारे क्या यूपीएससी, एमपीपीएससी हो गए, एमपीएसआई हो गए, पटवारी एंड ऑल अदर एग्जाम है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो स्टेट के जो प्री और मेंस होते हैं सभी स्टेट, जैसे बिहार हो गया, बिहार पीएससी हो गया, उत्तर प्रदेश पीएससी हो गया, उत्तराखंड पीएससी हो गया, उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। तो हम सबसे पहले चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे ना। चोल में भी हम कितने वंश, सबसे पहले चोल में भी 2 होते हैं, एक शाही चोल है और एक चालुक्य चोल है ना। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा, शाही चोल है ना, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनते हैं। चालुक्य तो हम ऐसे ही देख रहे हैं कि कौन संस्थापक है और अंतिम कौन है ना, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा घटनाएं नहीं घटित हुई। और बाकी हम चोलों का प्रशासन देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चोलों की प्रशासन की व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा सुदृढ़ थी है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे चालुक्य के चोल वंश है ना। तो इसके संस्थापक कौन है, कुलोतुंग। कौन है, कुलोतुंग प्रथम, जो कि 1070 से 1120 एडी तक इनका शासन रहा। उसके बाद विक्रम चोल आए। बस हमें ये सीक्वेंस याद रखना है, बाकी और इसमें कुछ भी याद नहीं रखना, क्योंकि इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण घटनाएं वो नहीं घटित हुई थी है ना। तो कुलोतुंग प्रथम, विक्रम चोल, राजाराज द्वितीय है ना, इन्हीं के ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। राजाराज द्वितीय इन्होंने क्या, पांड्य को पराजित किया था। किसको, पांड्य को पराजित किया था। और इसके बाद राजेंद्र द्वितीय आए थे ना, ये अंतिम थे। बाकी इसके अलावा इसमें कोई इम्पोर्टेंट चीजें नहीं है। उसके बाद हम शाही चोल वंश देखेंगे ना। शाही चोल वंश क्या है, जो शाही चोल वंश है या चोलों के समय दक्षिण भारत का क्या था, स्वर्ण युग था। जैसे बोलते हैं कि गुप्त काल को इतिहास का क्या, स्वर्ण युग कहा जाता है, उसी प्रकार दक्षिण भारत का स्वर्ण युग किसके समय था, चोलों के समय था है ना। इसके बाद इसके जो संस्थापक कौन थे, शाही चोल के। बाकी आपसे एग्जाम में कभी शाही या चालुक्य नहीं पूछेंगे, अगर पूछेंगे तो शाही के बारे में ही पूछेंगे। तो विजयालय इनके प्रथम संस्थापक, 850 से 875 तक एडी तक इनका शासन था। और ये प्रारंभ में क्या थे, प्रारंभ में ये पहलवों के समान थे, मतलब पहलवों के अधीन थे ना। उसके इन्होंने क्या किया था, 850 में तंजौर पर अधिकार कर लिया था। क्या, तंजौर पर अधिकार कर लिया था, जो कि दक्षिण भारत में ही है ना। इसके बाद कौन आया था, आदित्य प्रथम आए थे है ना। इन्होंने कब से कब तक शासन किया था, 871 से 907 एडी तक इन्होंने शासन किया था। और इन्होंने कोदंड राम की उपाधि धारण की थी। कोदंड राम की उपाधि किसके द्वारा धारण की थी, आदित्य प्रथम है ना। और इसके बाद कौन आए थे, परातंग प्रथम। क्या, कौन आए थे, परातंग प्रथम आए थे। इन्होंने कब से कब तक शासन किया था, तो 907 एडी से 955 एडी तक इन्होंने शासन किया था ना। और इन्हीं को क्या बोलते हैं, वास्तविक संस्थापक। एक तो आपसे पूछते हैं कि संस्थापक कौन थे, विजयालय। इसके बाद ये पूछ सकते हैं कि वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो परातंग प्रथम है ना। उसके बाद परातंग द्वितीय आए थे है ना। इनने कब से कब तक शासन किया था, 956 से 973 एडी तक शासन किया था। और इनको क्या बोलते हैं, जो परातंग द्वितीय है उनको क्या बोलते हैं, सुंदर चोल के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं, सुंदर चोल के नाम से जाना जाता है ना। इसके बाद कौन आए थे, राजाराज प्रथम आए थे। इन्होंने 985 से 1014 एडी तक इन्होंने शासन किया था। इनके समय कोई भी घटना घटित नहीं हुई थी। उसके बाद राजेंद्र प्रथम आए थे, ये थोड़े महत्वपूर्ण शासक थे है ना। इन्होंने 1014 एडी से 1044 एडी तक इन्होंने शासन किया था। इन्होंने क्या, चेर हो गए, पांड्य हो गए और सिहल को जीता था ना। जो चेर राज्य है, पांड्य राज्य और सिहल कहाँ पे था, श्रीलंका है ना। वर्तमान का क्या है, श्रीलंका। सिहल का पुराना नाम क्या है,
श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, सियल, है ना। और इन्होंने जो पाल राजा है, पाल राजा महिपाल को भी पराजित किया था ना। तो ये सब जो वंश है वो एक ही सीक्वेंस में चल रहे थे। जो पाल हो गए हमारे, गुर्जर प्रतिहार वंश हो गए, चंदेर हो गए, ये उत्तर भारत के राजवंश थे, है ना। और दक्षिण भारत में चोल, पांडे, है ना, और चेर, ये सब थे, है ना। इसके बाद राजधिराज प्रथम, है ना, इन्होंने कब से कब तक शासन किया था, तो इन्होंने 1044 से, सॉरी ये गलत है, 1044 से 1054 तक इन्होंने शासन किया था। इन्होंने भी चेर, पांडे और सिहल को जीता था, है ना। इसके बाद राजेंद्र द्वितीय आए थे। राजेंद्र द्वितीय के समय कुछ घटना घटित नहीं हुई थी। इसके बाद अधिराजेंद्र द्वितीय आए थे। इन्होंने 1070 AD तक शासन किया था। और ये अंतिम कौन थे, अंतिम चोल वंश के शासक थे। कौन थे, अधिराजेंद्र कौन थे, अंतिम थे। प्रथम कौन है, विजयले, और वास्तविक कौन है, परातंग प्रथम। अब हम क्या देखेंगे, जो चोल वंश के जो प्रशासन है उसके बारे में देखेंगे। चोल वंश के प्रशासन में क्या वंशानुगत व्यवस्था थी, मतलब जो शासन का अधिकारी है उसके पुत्र को मिलता था। उसके बाद ये सब क्या थी, वंशानुगत व्यवस्था थी, है ना। और राजा का प्रधान सचिव कौन था, ओलक के नायकम, है ना, ओलक के नायकम, है ना। ये नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं, ज़्यादा पूछते नहीं है, पर मैं आपको क्या जो मेंस के लिखने के लिए, आंसर राइटिंग के लिए ये सब बता रही हूँ। बाकी इतना तो ये प्री में नहीं पूछते या ना ही किसी एग्जाम में पूछते। बाकी ये पूछते हैं कि राजा का नाम पूछते, संस्थापक, वास्तविक संस्थापक और अंतिम कौन थे, है ना। बाकी हम इसके प्रशासन के बारे में देखते हैं। चोल वंश का जो प्रशासन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, है ना। उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है हमको, क्योंकि उसका जो स्थानीय प्रशासन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे स्पेशल जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्री में तो इतना कुछ नहीं आता, पर मेंस में इसमें बहुत कुछ आता है ना। आज हम क्या अभी संगम काल के बारे में देखेंगे। संगम काल में हम संगम साहित्य के बारे में देखेंगे। जैसे उत्तर में क्या बौद्ध धर्म में क्या हुआ था, बौद्ध धर्म में 3 संगीति हुई थी। उसी प्रकार दक्षिण भारत में तीन संगीति हुई थी, या तमिल भाषा में कुछ कविताओं की रचना हुई थी। उसे संगम युग कहा गया। क्या बोला, संगम युग, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं संगम काल हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच तमिल प्रदेश था। कौन सी नदियों के बीच, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच कौन सा प्रदेश था, तमिल प्रदेश था, है ना। यहाँ पे क्या थे, अनेक छोटे छोटे राज्य थे, जिसमें क्या था, प्रमुख चेर वंश था, चोल वंश था और पांडे वंश था ना। ये तीनों प्रमुख राज्य थे जो कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच थे, है ना। और हम क्या संगम किसको कहते हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन मेंस में आ सकता है ना, ये प्री में तो नहीं आएगा कि संगम किसको कहते हैं। ये 2 मार्क्स में आ सकता है आपका क्वेश्चन, है ना। संगम किसको कहते हैं, जो तमिल कवियां हैं, है ना, जो तमिल कवियों द्वारा जो सभाओं और गोष्ठियों का आयोजन किया गया है। मतलब संगम काल में क्या तीन सभाओं का आयोजन किया गया है ना, और अन्य छोटी छोटी गोष्ठियों का आयोजन किया। उनको क्या बोलते हैं, संगम बोलते हैं ना। उन्हें क्या बोलते हैं, संगम बोलते हैं। तो हमारी ये संगम की डेफिनेशन हो गई कि संगम किसको बोलते हैं, कि तमिल कवियों द्वारा समाओं और गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है, उसको संगम बोलते हैं ना। और 100 AD से 250 AD तक 3 संगमों का आयोजन हुआ था। कितने संगमों का, 3 संगमों का आयोजन हुआ, जिनको क्या बोलते हैं, संगम युग, है ना। तो आपसे पूछ सकते हैं संगम युग किसको कहते हैं मेंस में। 3 सभाओं का आयोजन किया गया था, उसको 3 संगमों का आयोजन किया गया था, उनको क्या बोलते हैं, संगम युग, है ना। इसका प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था, किसके द्वारा किया गया था, तो पांड्य राजाओं के द्वारा इसको संरक्षण दिया गया था। किसको, जो संगम युग को किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था, पांड्य राजाओं के द्वारा। इनकी राजधानी क्या थी, मदुरई थी। क्या थी, मदुरई थी, है ना। ये दक्षिण भारत में है ना। संगम साहित्य का संकलन अगर हमको मिलता है तो कहाँ पे देखने को मिलता है ना, तो संकलन क्या 9 खंडों में देखने को मिलता है। 102 नाम लेखों के अतिरिक्त 473 कवियों और
2279 कविताओं का उल्लेख किया गया है ना, जिसमें क्या महिलाओं का भी उल्लेख किया गया है ना, जिसमें क्या महिलाओं का भी नाम उल्लेखित है ना। अब हम क्या देखेंगे, संगम साहित्य है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे प्री में भी आपको क्वेश्चन बनेंगे कि प्रथम संगम कहाँ पे हुआ था, दूसरा कहाँ पे हुआ था और अध्यक्ष कौन थे, है ना। जैसे हम बौद्ध संगीतियों में पढ़ते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी, द्वितीय कहाँ पे हुई थी, चतुर्थ तृतीय कहाँ पे हुई थी। इसी प्रकार ये संगम साहित्य में भी 3 संगीतियाँ हुई थी। इसका उल्लेख हमें कहाँ पे मिलता है, यार नार अक बप्पम, है ना। ये नाम कुछ ऐसे है, पर क्या आपको थोड़ा थोड़ा याद रखने की जरूरत है। बाकी तो ऑप्शन में आपको दिया रहेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, है ना, और आपको समझ में जाए कि सही क्या है ना। 8वीं शताब्दी में सबसे पहले क्या 3 संगम हुए थे ना, 3 संगम हुए थे। इसी को क्या बोलते हैं, संगम युग बोलते हैं। तो सब प्रथम संगम कहाँ पे होता, दूसरा कहाँ पे होता और तीसरा कहाँ पे होता, है ना। तो प्रथम कहाँ पे, मदुरई में हुए थे और इसके अध्यक्ष कौन थे, अगस्त्य थे ना। ये दक्षिण भारत में जो संगम साहित्य को लाने का श्रेय किसको जानता है, अगरत्य, सॉरी अगस्त्य नहीं, अगरत्य, है ना। कौन, अगरत्य को जाता है ना। और इनके समय क्या तमिल भाषा के प्रथम ग्रंथ, तमिल भाषा का प्रथम ग्रंथ भी लिखा गया था इन्हीं के समय। तो वो क्या था, अगतियम, है ना, अगतियम, इन्हीं के नाम पे, अगरत्य के नाम पे अगतियम ग्रंथ लिखा गया था ना। और माना जाता है, मतलब बोला जाता है कि जो प्रथम संगम है उसमें क्या देवताओं और ऋषियों ने भाग लिया था। क्या ये सिर्फ माना जाता है ना, ये हमारी सिर्फ सोच है और ये मानते हैं कि देवताओं और ऋषियों ने इनमें क्या लिया था, भाग लिया था ना। और दूसरा संगम कहाँ पे हुआ था, कवतापुरी या कपलपुरम, है ना, ये कपाटपुरम, है ना, कपाटपुरम या कबतापुरम में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, अगरत्य जो प्रथम संगम के अध्यक्ष थे, वही द्वितीय संगम के भी अध्यक्ष थे। और रचनाएं कौन सी हुई थी, तोल कपिलम रचना थी, है ना, प्रमुख ग्रंथ था, है ना। और तीसरा संगम कहाँ पे हुआ था, तीसरा संगम फिर से दोबारा मदुरई में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, निक्कीर्य, है ना, निक्कीर्य थे इनके अध्यक्ष। और रचनाएं क्या थी, 8 संग्रह ग्रंथों का रचना हुई थी। जैसे क्या प्रथम संगम में प्रमुख ग्रंथ कौन था, अगरित्यम था ना। दूसरे में कौन था ना, तोलकपिट्यम, है ना, ये क्या था, दूसरा ग्रंथ था। उसी प्रकार तीसरे संगम में क्या था, 8 संग्रह थे, है ना। तो ये हम ज़्यादा हमको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कभी पूछते नहीं है। बस ये पूछेंगे 8 जो कितने ग्रंथों की रचना हुई थी, तो 8 संग्रह ग्रंथों की रचना हुई थी, किसमें, तीसरे संगम में, है ना। परिपाटल, है ना, परिपाटल हो गया, है ना। और ये जो भी है ये आप देख लेना, बाकी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ना कि याद रखें हम या प्री में भी ये आपसे पूछेंगे नहीं, मेंस में भी इतना कुछ नहीं पूछेंगे, तो आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, आज तो हमने ये सिर्फ हम चोल वंश पढ़ पाए हैं, है ना। चोल वंश का हमने प्रशासन भी नहीं देखा अभी, है ना। तो आज के लेक्चर में हमारा क्या चोल वंश हो गया, चोल वंश का प्रशासन अभी हमको पढ़ना है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम चोल वंश का प्रशासन देख लेंगे अच्छे से, क्योंकि चोल वंश के प्रशासन में जो स्थानीय प्रशासन है ना, जो नगरीय प्रशासन है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि चोल वंश का स्थानीय प्रशासन के बारे में बताइए, है ना। और आज हमने क्या संगम काल के बारे में देख लिया, जिसमें हमने देख लिया संगम किसको कहते हैं ना, और संगम युग किसको कहते हैं, कितनी सभाओं का आयोजन हुआ था, तो 3 सभाओं का आयोजन हुआ था, है ना। जिसमें से 2 सभा का आयोजन मदुरई में हुआ था ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या चोल का प्रशासन देख लेंगे, और चेर वंश हमारा रह गया, चेर वंश देख लेंगे, पहला वंश देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है ना। पांड्य वंश देख लेंगे, और पांड्य वंश के बाद हमारा कौन सा एक और वंश बचेगा, कुछ चोर चेर पांडे, हाँ चोर चेर पांडे और चोल तो हमारा हो गया, और पहला, है ना। तो ये 3-4 वंश और बचे, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करके जो मध्यकालीन इतिहास है वो स्टार्ट कर देंगे।